यस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को। जैसे कि आप सभी को पता है, केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 16 जो है थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज उसी के आगे का यूनिट हम लोग स्टार्ट करें, दैट इज़ यूनिट नंबर 17। ऐसे देखने में ये यूनिट छोटा है बट इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए। सो सबसे पहले यूनिट का नाम देख लेते हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता एवं रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसका मेन यूनिट का नाम है। अब ये वाली जो यूनिट बनी हुई है, क्लास 11th और क्लास 12 दोनों ही एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक से इसको बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको सिखाया जाता है या जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, क्या क्या नियम होते हैं, अफबाउ का नियम, हुंड का नियम, पावली का नियम, ये सारे नियम यहाँ पर आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बेसिक ये कंसेप्ट आपका हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कक्षाओं के अंदर फिल किया जाए, ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। दूसरा, आवर्त सारणी का पूरा डिटेल, मेंडलीव की आवर्त सारणी हो गई, आधुनिक आवर्त सारणी हो गई। ठीक है, कि किस तरीके से आवर्त सारणी की क्या कमियां रही, कौन सा तत्व कौन से नंबर पर आता है, किसका भार कितना होता है, ये सारी चीज़ें। फिर SBTF जो ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पर, इन चारों का अध्ययन किया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में जितने भी प्रकार के बंध होते हैं उन बंध के बारे में, विद्युत सहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इन सारे बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये चारों टॉपिक अपने आप में इंडिविजुअल एक एक यूनिट है। सो आज हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर उठा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ना, कैसे फिल किया जाता है कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे सेशन को। उससे पहले बात की जाए तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट हिंदी में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस MCQ जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। हर एक यूनिट के साथ अपने MCQs अटैच रहेंगे। ठीक है, और यदि कोई भी डाउट रहता है कोर्स से रिलेटेड, आपको इंक्वायरी करनी है, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप ऐप के थ्रू भी, चैट बॉक्स के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक इन शॉर्ट बता दूं कि आज जो अपन को पढ़ना है, पूरा इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है कक्षा के अंदर। जैसे कि कोई एक ऐसा तत्व जिसका नंबर, एटॉमिक नंबर 56 है, तो इसको कैसे कक्षाओं में फिल किया जाएगा, ये सारी जानकारी आज अपन यहाँ पर सीखेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स को भरने के क्या क्या नियम होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करें। तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल सेशन, कुछ इसमें MCQs भी हमने डाले हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका। इन शॉर्ट कोई आपसे कह दे यार इस वाली यूनिट में क्या है ये इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे कक्षाओं में भरा जाता है, उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको किसके थ्रू पता चलती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू यहाँ पर पता चलती है। तो देखिए, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तरीके का प्रतीकात्मक संकेत है जिसमें उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षा के अंदर वितरित हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरे को इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भरने हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, ये किसके थ्रू पता चलेगा, मुझे उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय एक मानकीकृत संकेत का पालन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें ऊर्जा स्तर और कक्षीय प्रकार को पहले लिखा जाता है। सबसे पहले आपका एनर्जी लेवल आ जाएगा, ये पहले एनर्जी स्तर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कौन से एनर्जी लेवल के अंदर है ये लिखा जाता है सबसे पहले। ये 1 2 3 4 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं और कैसे पता चलता है ये भी आगे की बात है, अपन डिस्कस करेंगे उसे भी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा वो होगा आपका एनर्जी लेवल। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो लिखा जाता है कि वो कौन सी ऑर्बिट में भरा गया है, S ऑर्बिट में भरा गया है, P ऑर्बिट में, D ऑर्बिट में, F ऑर्बिट में, कौन सी ऑर्बिट के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो एनर्जी लेवल होगा। दूसरा आपका ऑर्बिट बताएगा कि कौन से कक्ष में उसको भरा गया है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 1s स्क्वायर है, 2s स्क्वायर है, 2p6 है, 3s स्क्वायर है, 3d6 है। इस तरीके से जो है यहाँ पर ऊपर पावर टाइप में घात में जो लिखा हुआ रहता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि मैं देखूँ कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मेरे को निकालना है तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 यहाँ पर होता है। तो आप इसको ऐसे फिल करोगे, सबसे पहले आप उसका एनर्जी स्तर लिखोगे, एनर्जी स्तर सबसे पहले में भरा जाएगा। इसमें मैक्सिमम अपन S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा 2s स्क्वायर,
ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 2p2, ठीक है। तो ये टोटल आपका नंबर कितना हो गया, 6 आना चाहिए, 2 और 2 4 और 2 6 यहाँ पर हो गए। तो ये टोटल आपका परमाणु संख्या, इसको आप टोटल काउंट करोगे तो आपका परमाणु संख्या निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाता है, 2s 2p 3 से 3s 3p 4s 4d 3d, ये सब कैसे लिखे जाते हैं, इसको लिखने का एक नियम होता है, दैट इज aufbau नियम, है ना, aufbau का सिद्धांत, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका, किसमें, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखा जाएगा, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू पता चलेगा। अब इसको पढ़ने के दो तरीके, या तो मैं आपको डायरेक्टली जो है क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, है ना, कक्षा के लिए 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, उसके थ्रू सिखा दूं, या फिर मैं पहले आपको एक बेसिक बता दूं कि कक्षा में कैसे फेल किया जाता है, आपका एक बेस यहाँ पर प्रिपेयर हो जाए, है ना। शेल का मतलब क्या होता है, सब शेल जो होते हैं यानी कि उपकोष जो होते हैं, कोश और उपकोष इनको हिंदी में कहा जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ये समझ गए तो आपको क्वांटम नंबर जल्दी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कोश को, है ना। कोश यानी कि शेल का मतलब क्या होगा, तो किसी शेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को उसकी मुख्य क्वांटम संख्या या मेन प्रिंसिपल नंबर यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। देखना, किसी भी शेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, मतलब कि मैक्सिमम आप इस शेल के अंदर, इस कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, वो किससे पता चलेगा, वो आपको n से पता चलेगा, दैट इज प्रिंसिपल नंबर, या हिंदी में कहो तो मुख्य क्वांटम संख्या के थ्रू आपको पता चलेगा, ठीक है। इसका सूत्र होता है 2n², मतलब किसी भी कक्ष में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो वो आपको पता चलेगा 2n⁻² से, दैट इज 2n² से पता चलेगा, जहां पर n क्या कहलाएगा, n नंबर ऑफ शेल्स कहलाएगा, या जो शेल की संख्या है वो कहलाएगा, ठीक है। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो जो भी चीज़ें अपन बोलते जा रहे हैं उसको आप लिखते जाना। लास्ट में मैं आपको जितने भी चीज़ें पढ़ी है उसका एक पूरा टेबल में समरी बताऊंगी, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आज अपन ने पढ़ी है, तो रिवीजन करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा कि शेल बेसिकली क्या है, किसी भी शेल में समायोजित किए जा सकने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n² से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल n के मान और समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या नीचे सारणीबद्ध यहाँ पर करी गई है, मतलब आप इससे समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर टोटल 4 शेल मेरे पास है ना, ये मेरा k हो गया, ये मेरा L हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया, K L M और N, 4 शेल मेरे पास हो गए, ठीक है। इसमें N की जो वैल्यू है वो 1 होगी, L शेल में N की वैल्यू 2, N शेल में M की वैल्यू 3 है, और N शेल में N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, K मतलब 1, L मतलब 2, M मतलब 3 और N मतलब 4, ये अपन ने यहाँ पर लिख लिया। शेल एंड N वैल्यू अपन ने यहाँ पर लिख ली। अब इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। तो आप हर बार क्या करते जाओ, N की वैल्यू रखते जाओ 1 2 3 4 और आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। N की वैल्यू 1 रखोगे यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब K शेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। L शेल में 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, मतलब L शेल में आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ये 2 ये 8। M शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हो, और N शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अच्छा, इतना जानबूझ करके इतना डिटेल में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आपको SPDF ब्लॉक समझने होंगे तो फिर अपन वापस से यहाँ पर नहीं आएंगे इन बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने, इसीलिए पहले अपन अपना पूरा बेस बना लेते हैं, है ना, ताकि जब अपन ये SPDF ब्लॉक क्या होते हैं, किसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कब 2s² होगा, कब 2p6 होगा, तो उसको समझने के लिए आपका ये पूरा बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 3 से 4 दिन लगेंगे इस यूनिट को खत्म होने में, तो आज अपन पूरा इसका बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक आ गया आपको, है ना। कोई पूछ ले यहाँ पर कि शेल की वैल्यू, L शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो आप क्या कहोगे 8, M में कितने भरोगे 18, N में कितने भर सकते हो 32 भर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है, ये हो गया मेरा शेल नंबर। अब मैं बात करूँ उपशेल की, या फिर जो सब शेल यहाँ पर होता है, उपकोष जिनमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, वे द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसे L के द्वारा दर्शाया जाता है इस पर आधारित होते हैं। अभी अपन ने मुख्य क्वांटम संख्या के थ्रू किसको भर लिया, शेल को भर लिया। अब मैं यहाँ पर
जो मेरा सब शेल है, जो मेरा उपकोश है, इसमें जो है मैं एजीमुथल नंबर होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या या कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या, इसी के नाम है ये तीनों, ठीक है, जिसको एल से दर्शाया जाता है, ये इस पर आधारित होते हैं। मतलब कोश तो आपने भर लिया, अब कोश के अंदर जो मेरा सब कोश होगा, सब शेल होगा, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ये मुझे किसके थ्रू पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा एल के थ्रू। इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। यह क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, अब ये जो एजीमुथल नंबर है जिसको अपन एल से लिख रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाए, अगर आप ये पूछोगे तो मुझे किससे पूछना पड़ेगा, मुझे कोश से जाकर पूछना पड़ेगा कि उस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर ये मुझे पता है तो डेफिनेटली उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इसका नंबर मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। इसका भी बेसिकली वही फॉर्मूला है, उससे अपन निकाल लेंगे, ठीक है। एल पर आधारित होता है, देखो उपकोश जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे एल कहा जाता है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। यह क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या एन के मान पर निर्भर करेगी, मतलब एजीमुथल नंबर एन के मान पर निर्भर करेगा, या इन शॉर्ट कहूँ कि उपशेल में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो शेल पर आधारित होगा, ठीक है। सब चीजें पीछे वाले से कनेक्टेड होगी, ठीक है। देखो इसीलिए जब n का मान 4 होगा तो 4 अलग अलग उपकोश वहां पर संभव होंगे, ठीक है। n का मान 4 होगा मतलब मेरे पास 4 पॉसिबल केसेस, 4 पॉसिबल उपकोश वहां पर हो सकते हैं। यानी कि जब n की वैल्यू 4 है, जैसे अभी अपन ने बोला कि मेरे पास प्रिंसिपल नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या n इज इक्वल टू 4 है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो उपकोश बनेंगे, है ना, यहाँ पर जो मेरे यहाँ पर जो मेरे सबशेल बनेंगे या जो मेरे उपकोश बनेंगे वो भी कितने होंगे, 4 होंगे। शुरू कहाँ से होंगे, मतलब l की कितनी वैल्यू चाहिए, मुझे 4 चाहिए। l कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 एंड 3 हो गई मेरे 4 नंबर, है ना। 0 से स्टार्ट करोगे तो 4 तो आएगा ही नहीं, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 नंबर मेरे यहाँ पर हो गए। इन 4 को, मतलब 0 को क्या कहा जाएगा, यहाँ से आपका शुरू हो गया है SPDF, 0 को S कहा जाएगा, 1 को P कहा जाएगा, 2 को D कहा जाएगा, 3 को क्या कहा जाएगा, F नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यही चीज तो है जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, SPDF का दीर्घ वर्णन, है ना। तो ये SPDF आपका यहीं से बनेगा, ओके। SPDF समझ में आ गया, मतलब SPDF मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, L की बात कर रहे हो। अगर आपको L पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, N पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको N और L समझना है मतलब कि आपको शेल और सबशेल यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, ओके। आ गया समझ में, ठीक है। चलो, किसी उपकोश द्वारा समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वो इस फॉर्मूला से निकाली जा सकती है, 2 इंटू 2l प्लस 1 के माइनस 1 के माध्यम से निकाली जा सकती है। तो इस बेसिस पर अपन ये कह सकते हैं कि SP D और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूला से अगर आप निकालने बैठोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 2 2l प्लस 1 से 2 6 10 और 14, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, एक बार मैं आपको टेबल के थ्रू दिखा सकती हूँ कि ये 2 6 10 और 14 कैसे आए, ठीक है। चलो पहले एक बार बेसिक से समझ लो, उसके बाद इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पहले यहीं पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। S की वैल्यू 0, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है L इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 के ऊपर, ठीक है। मतलब S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1 हो गई, D की वैल्यू 2 हो गई और F की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 3 के बराबर यहाँ पर हो गई। अब अपन ने कहा कि जो आप इलेक्ट्रॉन भरोगे वो 2 इंटू 2l प्लस 1 के माध्यम से यहाँ पर भरोगे। मतलब S कक्ष में जो भरे जा सकने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो किससे पता चलेंगे, 2 इंटू 2l प्लस 1 से यहाँ पर पता चल जाएंगे। L की वैल्यू 0 है, मतलब ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही आप चाहें तो एक बार P का भी निकाल कर देख लो। P में मैक्सिमम जो होगा अपना, P की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। मतलब 2 इंटू 2l प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 2l की वैल्यू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा, 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो P में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है D की भी निकालने की तो D की वैल्यू 2 के बराबर होगी। इसमें भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू 12 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर L की वैल्यू को आप 2 रख दो, 2 दूना 4 प्लस 1 5, 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये आपका 10 आ गया। F का भी निकाल ही लो, 2 इंटू 12 प्लस 1, F की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर, है ना। 3, F कितना होगा, 3 होगा। तो 3 दूना 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन S P D एंड F ब्लॉक में रिस्पेक्टिवली यहाँ पर फिल किए जा सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर आपके निकल गए, इससे ज़्यादा आप नहीं फिल कर पाओगे, ठीक है।
तो यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आया, यहाँ से आपको शेल समझ में आ गया, एन की वैल्यू समझ में आ गई, यहाँ से आपको एल की वैल्यू समझ में आ गई, दैट इज एजीमुथल नंबर के थ्रू, है ना, एल जो है दैट इज एजीमुथल नंबर, इसके थ्रू आप सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो नंबर आप निकाल सकते हो। अगर n इक्वल टू 4 है तो टोटल 4 वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, n इक्वल टू 3 है तो टोटल 2 वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, n इक्वल टू 2 है तो टोटल मेरे पास जो देखना 2 वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 1, n इक्वल टू 1 है तो मेरे पास 1 वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से जो है आपका n और l बनता है। मतलब आप ध्यान रखो कि जो l होगा, है ना, l हमेशा जो होता है वो n से एक नंबर कम बनेगा, ठीक है, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। जैसे कि अपन देखें कि ये स्मॉल n है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, उस केस में मेरा एजीमुथल नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। उसके बाद कौन से शेल में किस तरीके से इसको फिल किया जाएगा वो अपन देख लेते हैं। तो अभी तक जितना भी पढ़ा शुरू से लेकर अभी तक वो आपका सारा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखो n की वैल्यू 1 है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो अपना जो कक्षक बनेगा वो एक बनेगा, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। 0 वो वाला 0 आप मत समझना कि कुछ नहीं मतलब 0, ऐसा नहीं होता है। l की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरीके से जाती है। तो अगर n की वैल्यू 1 है ना, जैसे कि एक बार अपन इसको लिख लेते हैं, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये आगे तक जाएगा, ठीक है। अगर इसने बोला है कि n की वैल्यू 1 है तो आप इस 0 को उठा लो, है ना, और 0 किसके बराबर होता है, s के बराबर, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1s, ठीक है। अभी जो चीज़ें आपने देखी थी वो भी आप वापस से चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये s हो जाएगा, ये मेरा p हो जाएगा, है ना, ये d हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को आप आगे कंटिन्यू करते जाओ। अगर n की वैल्यू 2 है तो आप यहाँ से 2 नंबर उठाकर लाओ, 0 और 1 को उठाकर लाओ, ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है ना। तो l इक्वल टू 0, द्विगंशी संख्या क्या, या जो हमारा एजीमुथल नंबर हो जाएगा वो 0 और 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, ये 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, है ना, ये किसका, ये 0 हो गया, ठीक है। ये एक एक चीज़ अपनी कंप्लीट होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है n इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो जब 0 और 1 है ना, मतलब अपन कहाँ पर चले गए, n इक्वल टू 2 में p की वैल्यू पर चले गए, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 2s और 2p यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं, n इक्वल टू 3 के लिए 3 नंबर उठा कर लिया, 0 1 एंड 2, तो आप इसको क्या लिखोगे, 3s 3p और 3d यहाँ पर लिखोगे। n इक्वल टू 4 के लिए आप 4 नंबर उठा कर लाओ, 0 1 2 3 करके हो गए 4 नंबर। अब जो देखो n की वैल्यू 4 है तो अपन ने शुरुआत में ही देखा था कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो एनर्जी लेवल होता है उसको लिखा जाता है, मतलब n नंबर को लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है 4, उसके बाद जो भी ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है 4s 4p 4d और 4f मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा। मतलब अगर आपको मुख्य क्वांटम संख्या दे दे तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, एजीमुथल नंबर निकाल सकते हो। अगर आपने एजीमुथल नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या निकाल ली तो उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास होगा वो आप निकाल सकते हो। देखो 0 दे रखा है मतलब 1s हो जाएगा, 0 और 1 दे रखा है तो 2s 2p यहाँ पर हो जाएगा, 0 1 2 दे रखा है 3s 3p और 3d यहाँ पर हो जाएगा, n इक्वल टू 4 दे रखा है तो आप 4 लिख लो और s p d और f चला लो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं। अब कैसे भरा जाएगा, कब क्या लिखना है वो अपन आगे धीरे धीरे यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरीके से s ऑर्बिट, ये p ऑर्बिट, ये d ऑर्बिट आपकी रहेगी और ये f ऑर्बिट रहेगी। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बना है वो धीरे धीरे आगे नियम पढ़ते जाएंगे, अपन को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ नोटेशंस यहाँ पर ले लेते हैं कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष लेबल की सहायता से लिखा जाता है। अगर मुझे किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पर जो है मेरा सब शेल जो है, सब शेल जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। सब शेल मतलब कि वही द्विगंशी क्वांटम संख्या के थ्रू मैं किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकती हूँ। इन लेवल में कोश संख्या, जो प्रमुख क्वांटम संख्या यहाँ पर दी गई है, उपकोश का नाम यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या यदि दी गई है तथा उपकोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या उपस्क्रिप्ट में यहाँ पर अंकित कर दी जाएगी। मतलब वही कहने की कोशिश कर रहा है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ से आपको n पता चल जाएगा,
मुख्य क्वांटम संख्या से। यहाँ से आपको कक्ष पता चल गया, किसके थ्रू, एल के थ्रू, है ना, एजीमुथल के थ्रू आपको एल की वैल्यू पता चल जाएगी। वहां से आप क्या कर सकते हो, एसपीडीएफ निकालकर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए पहले ए उपकोष के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो परिणामी संकेतन क्या हो जाएगा, मतलब एस में मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं। ठीक है, एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जो अभी अपन ने निकाली थी 2 × 12+1 से। एस में मैक्सिमम 2 भरे जाएंगे, पी में मैक्सिमम 6, डी में 10 हो जाएंगे और एफ में मैक्सिमम 14 अपन यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर भी आप ध्यान रखेंगे। और एस इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 2 और एफ इज इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, और इसमें अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 × 12+1 से मैक्सिमम नंबर निकल गए। तो अपन ने देखा कि एस में मैक्सिमम आप 2 भर सकते हो। ठीक है, तो परिणामी संकेतन 1s² हो जाएगा। जैसे अगर आपको मैग्नीशियम का निकालना है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 यहाँ पर होता है, तो आप इसको इस तरीके से लिखो कि आप 12 तक पहुंच जाओ। तो देखो अपन लिखते हैं 1s², है ना, 2s², 2p6 और 3s², है ना। इसके आगे भी जाना है कि नहीं, टोटल सम काउंट कर लो। देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 यहाँ पर हो गए। मतलब कि अब क्या करना है, यहीं पर रुक जाना है। मतलब ये जो पावर टाइप में आपको दिख रहा है, इनका टोटल सम जो है 12 के परमाणु संख्या के इक्वल यहाँ पर होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिखा, 2s² के बाद p आ गया, p के बाद s आ गया, s के बाद फिर d आ जाएगा, d के बाद f आ जाएगा, तो ये कैसे लिखते हैं। तो इसका भरने का एक नियम है, aufbau नियम। ठीक है, वो अपन सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी जो आपने 2 नंबर पढ़ लिया, आपने n पढ़ लिया, l पढ़ लिया, ऐसे टोटल 4 नंबर होते हैं। एक मेरा ml होता है और एक मेरा ms होता है। तो इन चारों को अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक टॉपिक क्वांटम संख्या का अपना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा, क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्या के समूह को क्वांटम संख्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति बतानी है, एनर्जी लेवल बताना है, तो मैं किसका यूज करूंगी, क्वांटम नंबर का यूज करूंगी। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल नंबर, दैट इज कोणीय द्विगंशी कोणीय कक्षा संख्या, मैग्नेटिक नंबर मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन क्वांटम संख्या मतलब चक्रीय क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती है जिसके थ्रू आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो चक्रीय पोजीशन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसका एनर्जी लेवल है, सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2 तो ऑलरेडी अभी अपन ने डिस्कस कर ली, बट थोड़ा सा एक बार और रिवीजन भी कर लेते हैं और डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखना, सबसे पहले किसी परमाणु से संबंधित किसी इलेक्ट्रॉन की सभी विशेषताओं का पूर्णतः वर्णन करने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं हो गई। अब जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल नंबर जो होता है, उसको l से रिप्रेजेंट किया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्पिन संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर जो है, उसको s से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक 0 हुई तो सब 0 हो जाएगी, लेकिन ये अपने आप में इंडिविजुअल जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अपने आप में अकेला चलता है। तो एक शॉर्ट रिवीजन ले लो, n, l, ml और ms, ये चारों प्रकार के क्वांटम नंबर हो गए। सबसे पहला जो है मेरा मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, और l की जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 हमेशा n से एक कम यहाँ पर होगी। हमेशा ध्यान रखना, n से एक कम यहाँ पर होगी। ठीक है, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा, है ना, जो अभी अपन पढ़ने वाले ml, वो होगा -l to +l। ठीक है, -l से लेकर +l तक। जैसे कि किसी ने कह दिया कि मेरा जो है n की वैल्यू 3 है, तो मेरी l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पर हो जाएगी। उस केस में मेरा ml जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, -2 से लेकर +2 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको खोलूँ, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो ये इतने नंबर यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या के पॉसिबल हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन को बनाना है। और स्पिन क्वांटम संख्या या तो +1/2 होगा या फिर -1/2 होगा। बेसिकली ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के घूमने की गति को प्रदर्शित करेगा, या तो +1/2 या फिर -1/2। ठीक है, अब एक एक करके चारों ही क्वांटम नंबर को डिस्कस कर लेते हैं।
सो सबसे पहले देखिएगा मुख्य क्वांटम संख्या जिसको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है ना। ये बेसिकली किसको दर्शाता है, शेल को दर्शाता है। KLMN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। चूंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में सबसे संभावित दूरी इसी के द्वारा वर्णित की जाएगी, इसीलिए मुख्य क्वांटम संख्या का बड़ा मान, जैसे कि n की वैल्यू अगर 4 है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से काफ़ी दूरी पर स्थित है। अगर n की वैल्यू 1 है तो हम समझ सकते हैं कि जो भी परमाणु के बारे में आप पढ़ रहे हो वो इलेक्ट्रॉन के काफ़ी पास यहाँ पर स्थित होगा, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 4 है मतलब कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूरी पर स्थित है, कभी भी कक्षा को छोड़कर भाग सकता है, क्योंकि जो जितना दूरी पर होगा वो उतना ही कमज़ोर यहाँ पर होगा, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कोई भी पूर्णांक यहाँ पर हो सकता है जिसका सकारात्मक मान 1 के बराबर हो सकता है ना, या फिर 1 से ज़्यादा हो सकता है। कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी ये पॉइंट में नहीं होगा, है ना। 1 के बराबर या फिर 1 से ज़्यादा हो सकता है। माना n = 1 किसी भी परमाणु के सबसे भीतरी इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की सबसे कम ऊर्जा से यहाँ पर या जमीनी अवस्था मतलब बिल्कुल नाभिक के पास में रहेगा। इस प्रकार ये समझा जा सकता है कि मुख्य क्वांटम संख्या n का ऋणात्मक मान नहीं होगा और कभी भी n 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी परमाणु के लिए मुख्य शेल का ऋणात्मक मान या 0 मान पॉसिबल नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपकी फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है। जब किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा जब उत्तेजित अवस्था में होता है ना, जब किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा को फिल कर दिया जाता है तो यह देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक मुख्य शेल से कूदकर दूसरे शेल में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से n की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को खो देते, अभी अपन ने एनर्जी दी, अभी अपन ने क्या करी, इससे एनर्जी को ले लिया, तो उस केस में क्या होगा कि वापस से ये निचले शेल में कूद जाएंगे। अगर एनर्जी कम है, देखो अपन बोलते हैं ना कि अगर आज मेरे पास एनर्जी नहीं है, आज मैं बहुत कमज़ोर सा फील कर रही हूँ, तो आज मैं घर पे ही रहना पसंद करूँगी। आज मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ तो आज मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ, मैं अपने मार्केट के काम कर सकती हूँ। तो सेम चीज़ अपन इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज़ करेंगे। अगर इसको बाहर से एनर्जी मिली, जस्ट लाइक इसने बहुत ही पौष्टिक भोजन यहाँ पर कर लिया, तो ये ईजिली एक कक्षा को छोड़कर बाहर वाली कक्षा में चला जाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन कमज़ोर हो गया तो ये घर की कक्षा में ही आकर वापस से बैठ जाएगा। मतलब अगर इसने एनर्जी खो दी है तो ये वापस से निचली कक्षा में आकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से n की वैल्यू भी क्या हो जाती है, मेरी कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप जब फोटोन पढ़ेंगे ना फिजिक्स के अंदर, प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसमें आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। इलेक्ट्रॉन के लिए n के मान में वृद्धि को अवशोषण यहाँ पर कहा जाता है। तो बस 2 वर्ड आपको याद रखना है। अगर एनर्जी मिल रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर बोलेंगे, है ना, कि क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण यहाँ पर हो रहा है। अगर पॉसिबल हो तो आप हिंदी में मत याद करके इंग्लिश में ही याद करना, ठीक है। और अगर बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊर्जा में यदि कमी हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एमिशन यहाँ पर बोलेंगे। हिंदी में इसको कहा जाएगा उत्सर्जन, यहाँ पर इसको कहा जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अगर एनर्जी मिलती है तो एब्जॉर्प्शन अवशोषण कहेंगे, अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इसको अपन उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें अपन को समझनी थी केमिस्ट्री के पर्पस से। आगे देखिएगा, n आपका क्लियर हो गया। अब अपन आ जाते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या या फिर कक्षीय कोणीय गति क्वांटम संख्या। ये तीनों एक ही नाम है जिसको अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वांटम संख्या किसी भी दिए गए कक्ष के आकार का वर्णन करती है कि जो कक्ष का आकार होगा वो किस प्रकार का होगा। इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मान कक्ष में कोणीय नोड्स की कुल संख्या के बराबर होगा। जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतनी इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान या तो SPDF उपकोष को इंगित कर सकता है जो आकार में अलग अलग होते हैं, या मान क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। मतलब अगर आपको L की वैल्यू पता करनी है तो उससे पहले आपको प्रिंसिपल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान 0 से n-1 के बीच में ही रहेगा, मतलब n से हमेशा 1 कम रहेगा, ठीक है। जैसे कि इस टेबल के थ्रू आपके सारे जो SPDF के कंसेप्ट है वो भी अब क्लियर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अपन डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आपको SPDF ब्लॉक को पूरा समझना है ना, क्षारीय उपक्षारीय धातुएं अधातुएं सब समझना है, तो उसमें ये चीज़ आपको मदद आएगी। चलो उदाहरण के लिए n की वैल्यू मतलब मुख्य क्वांटम संख्या मेरे को 3 दे रखी है,
ठीक है। तो उस केस में मेरा जो L होगा वो क्या हो जाएगा, 0, 1 एंड 2 हो जाएगा। 3 वैल्यू मेरे को करनी, शुरू कहाँ से होगा, 0 से, 0, 1, 2, है ना। अगर n की वैल्यू 4 है तो मेरा L कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 यहाँ पर हो जाएगा। n की वैल्यू 2 है तो L कितना हो जाएगा, 0 एंड 1 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 है तो L कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया, 0, 1, 2 यहाँ पर हो गया। अब देखो जब L इक्वल टू 0 होगा, है ना, सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड, अभी तक आपने जितनी भी पढ़कर आए हो। जैसे कि मैं एक ही पॉसिबल केस में आपको दिखा देती हूँ। n की वैल्यू को अपन क्या कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं। उस केस में L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 हो जाएगी। इस केस में 0 को क्या कहेंगे अपन, S, इसको P, इसको D और इसको F कहेंगे, ठीक है। तो ये n की वैल्यू 3 है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, 3S, 3P, 3D और 3F यहाँ पर कहोगे। अब सेम चीज़ अगर 2 के लिए हो तो 2S, 2P, 2D बन जाएगा। 1 के लिए हो तो 1S, 1P बन जाएगा। और n इक्वल टू 1 के लिए हो तो केवल अपना S यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने देखो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। एक एग्जाम्पल में n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर मेरा L 0, 1, 2, 3, 4 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। टोटल 5 नंबर मैं यहाँ से ले लूँगी तो उसमें टोटल जो कोणीय नोड बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, आपके 3 बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखना है, इस टेबल के थ्रू भी समझना है तो वो भी आप समझ सकते हो। जैसे n की वैल्यू को अपन बढ़ाते जाओ, ठीक है। n की वैल्यू को क्या करो, 1, 2, 3, 4, आप जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा लो। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, आप इधर भी बढ़ा लो। अब देख लो अपन ने क्या बोला था कि n की वैल्यू जो है, L की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू से एक कम होगी। तो जब आप ये फिल करोगे तो ये 1s हो जाएगा। n की वैल्यू 2 में L की कितनी दो वैल्यू आ जाएगी, 2s और 2p। n की वैल्यू 3 में L की वैल्यू आप कितनी ले लोगे, 3 यहाँ पर ले लोगे, 3s, 3p, 3d। n की वैल्यू 4 में 4s, 4p, 4d, 4f हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, क्योंकि देखो अगर L की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1, ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो L की वैल्यू मेरे पास 2 है तो n की वैल्यू भी 2 है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। हमेशा ये नंबर जो है एक कम होना चाहिए। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 1 होना चाहिए। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 2 होना चाहिए। n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। इसीलिए ये आपको ये दिख रहा है, ये पूरा क्या रह गया है, खाली रह गया है। क्यों, क्योंकि L का नंबर जो है हमेशा n से एक कम होता है ना। तो ये भरने के तरीके हो गए। n की वैल्यू 5 होगी तो L की वैल्यू 4 तक जाओगे आप, ठीक है। n की वैल्यू 6 है तो L की वैल्यू कहाँ तक जाओगे, केवल 5 तक जाओगे। और ऐसे करते करते आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर सीख लिए हैं n और L के लिए। ओके चलिए अब अगला देखिएगा, व्हाट इज चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम नंबर्स यहाँ पर क्या होते हैं, तो किसी उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या और इन कक्षकों का अभिविन्यास जो होता है कि ये किस तरीके से बैठेंगे। टोटल नंबर ऑफ कक्ष कितने होंगे, है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, n से पता चल जाएगा। और इनका जो अभिविन्यास बनेगा वो मुझे किसके थ्रू पता चलेगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या के थ्रू पता चलेगा। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर ml से, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको कहेंगे, ml से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यह संख्या किसी दिए गए अक्ष के साथ कक्षक के संगत कोणीय गति का प्रक्षेपण प्रदान करती है। किसकी जो गति होगी उसका प्रक्षेपण मुझे मिल जाएगा। जैसे जस्ट एजीमुथल में आप पढ़कर आए थे, s की वैल्यू 0, 1, है ना, 2 और 3 इस तरीके से यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये पहले वाले के लिए अपना s। p में कितने पॉसिबल केसेस यहाँ पर हो सकते हैं, -1, 0 एंड 1 यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। d में कितने हो सकते हैं, 5 पॉसिबल केसेस आप यहाँ पर बना सकते हो, -2, -1, 0, 1 एंड 2। f में कितने बन सकते हैं, टोटल आपके 7 बन जाएंगे, ठीक है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि वापस से अगर मैं आपको सिखाऊं तो अभी अपन ने n की वैल्यू पढ़े, ठीक है। वहां से अपन ने क्या पढ़ा, L की वैल्यू पढ़ ली जो हमेशा क्या होगी, n से एक कम होगी। तो यहाँ से मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या निकाल कर ला सकती हूँ। जैसे कि L की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1, 0 एंड 1 हो जाएगा। अगर मान लो n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, लेट अस कंसीडर n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। उस केस में मेरा चुंबकीय क्वांटम संख्या जो बनेगा -2, -1, 0, +1 और +2। कैसे कह सकते हो आप ये, तो हमको पता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या -L से +L के बीच में होती है, ठीक है। तो इसीलिए अपना D जो है ये वैल्यू निकल कर आ गई। F में भी आप इसको खोलने जाओगे
है ना। तो f में भी आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो, तो 7 तक अपने टोटल नंबर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। जो भी अपन ने पढ़ा सेम चीज है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान एजीमुथल क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, और एजीमुथल क्वांटम संख्या किसके ऊपर निर्भर करती है, हमारी प्रिंसिपल नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल आप चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हो कि किसी परमाणु में n=4 है, तो l=4 में से एक गया 3 हो जाएंगे, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या -3 -2 -1 0 1 2 3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका एक कंसेप्ट और देख लो, है ना। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, एजीमुथल से ml की वैल्यू निकालना कैसे होती है। ठीक है, तो अपन अब देख ले कि एजीमुथल नंबर लेट अस कंसीडर l = 0 1 2 एंड 3 है। उस केस में मैं इसको कहूँगी 0 किसके बराबर होता है, s के, ये p उपकोष हो जाएगा, p सब शेल हो जाएगा, ये d सब शेल हो जाएगा, और ये f सब शेल हो जाएगा। 4 ही शेल होते हैं। ठीक है, s p d f यहाँ पर होंगे, इसके बाद p q r ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सो कक्षाओं की संख्या, यहाँ से आप क्या करोगे, कक्षा की संख्या निकालोगे, किस फॉर्मूला के थ्रू, 2l+1 के थ्रू यहाँ पर निकालोगे। ठीक है, तो अपन ने निकाल ही लिया था, 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, 2 × 1, ये आप वैल्यू रखते जाओ, है ना। l की वैल्यू, ये सब l की वैल्यू है आपके लिए। ठीक है, इस l की वैल्यू को आप रखते जाओ, l की वैल्यू 3 रखोगे, 3 दूना 6 और 1 7, तो टोटल ये आपके 7 नंबर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन पॉसिबल केसेस बनाते हैं। तो देखो, कोई भी एक मान लो आपको दे दिया है कि मैग्नीशियम दे दिया 12वें नंबर पर है, तो इसमें आप n की वैल्यू निकालो, इसमें आप l की वैल्यू निकालो, इसमें ml निकालो, इसमें ms निकालो, है ना। इस तरीके से इसको पूरा बनाया जाता है। तो ms तो या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा, वो अपन देख कर बता सकते हैं। ml कैसे पता चलेगा, जब आपको l पता हो, l कैसे पता चलेगा, जब आपको n पता हो, किसका एनर्जी लेवल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, ताकि अपन किसी भी कक्ष की ये सारी वैल्यूज निकाल पाएँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब एक और नंबर जो हमारा बचा है लास्ट का, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर अभी तक जितना भी पढ़ा उसका एक रिवीजन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या n, l और ml के मान से स्वतंत्र होती है, मतलब इनकी डिपेंडेंसी नहीं है इसके ऊपर। ये संख्या का मान इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा के बारे में जानकारी देता है, या तो इस तरीके से घूमेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको ऐसे आधा एरो से लिखा जाता है, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इसका बोल सकते हैं कि एक तरीका है, प्रतीकात्मक संकेत है लिखने का। ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे, और नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या nml के मान से स्वतंत्र यहाँ पर होती है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा के बारे में जानकारी देता है, ms से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा के बारे में जानकारी देगा, जिसका संभावित मान या तो +-2 होगा या फिर -1/2 होगा। ठीक है, ms का मान यदि +1/2 है तो आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन की जो घूमने की दिशा है वो ऊपर की साइड है। इसको क्या कहा जाता है, इसको स्पिन अप कहा जाता है। ठीक है, और इसको ऊपर के एरो से प्रदर्शित किया जाता है। यदि ms का मान ऋणात्मक है, मतलब वैल्यू -1/2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे की दिशा में घूम रहा है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको स्पिन डाउन कहा जाएगा, और इस एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या का मान यह निर्धारित करता है कि संबंधित परमाणु में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता है या नहीं। ये किसके थ्रू पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन नंबर के थ्रू पता चलेगा, और इसकी वैल्यू या तो +1/2 होगी या फिर -1/2 होगी। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा, इन शॉर्ट यदि आप देखें तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है किसके बारे में बताती है, शेल के बारे में बताती है, और ये वैल्यू हमेशा या तो 1 होगी या फिर 1 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा। एजीमुथल जो नंबर होता है ना, द्विगुणित क्वांटम संख्या, इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, ये 0 से स्टार्ट होता है, अपन अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, n-1 तक चलता है। ये किसके बारे में जानकारी देता है, ये मुझे सब शेल के बारे में जानकारी देगा। अगला हो गया मेरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये टोटल कक्षा की संख्या, टोटल कितनी कक्षा होगी और उसके अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है +l से शुरू होकर -l तक जाती है ना। जैसे l की वैल्यू 2 है तो -2, -1, 0, 1 और 2 से मेरे को टोटल कक्षा की संख्या पता चल जाएगी कि इसमें कितनी कक्षा लगेगी और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा बताती है अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये +1/2 या फिर -1/2 के बराबर होगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा। यदि n की वैल्यू 4 है तो इसमें प्रत्येक उपकोष में कितने कक्षक होंगे, मतलब मुझे नॉर्मल कक्षक निकालना है। n की वैल्यू 4 मुझे यहाँ पर दे रखी है,
ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर लिखते हैं n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 4 माइनस 1 मतलब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 0 1 2 और 3 यहाँ पर मेरा टोटल आ जाएगा। ठीक है, 0 1 2 एंड 3 यहाँ पर पॉसिबल है। टोटल 4 वैल्यूज मुझे यहाँ पर बतानी है ना, ये 4 वैल्यूज मेरी हो गई। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, देखो 0s के, ये p के, ये d के और ये f के बराबर होगा, मतलब 4s 4p 4d और 4f मेरा यहाँ पर हो जाएगा। टोटल मेरे 4 कक्षक बन गए। ठीक है, n इक्वल टू 4 हुआ, l इक्वल टू 3 मतलब अपन को 3 तक जाना है। कहाँ से शुरू होगा l का नंबर, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3 होगा। कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखते हैं, ये कक्षक हो गए। ठीक है, और l का नंबर हो जाएगा 0 1 2 एंड 3 यहाँ पर हो गए। ठीक है, 4 संभावित उपकोष हो गए, n की वैल्यू 4 है इसीलिए इसको लिखेंगे 4s 4p 4d एंड 4f यहाँ पर लिखा जाएगा। देखो अब 4s में क्या हो जाएगा मेरा, 4s में एक कक्षक यहाँ पर होगा। ठीक है, 4s में क्या होगा, एक कक्षक होगा, 4p में 3 हो जाएंगे, 4d में 5 हो जाएंगे और 4f में 7 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर है, किसमें कितने कक्षक अपन को भरने हैं। अब देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, इसके डबल होंगे। ठीक है, कि एक में अगर अपन भर रहे हैं, एक कक्षक में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से भरते हैं, तो एक कक्षक में मैक्सिमम अपन कितने, उसके डबल इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला नंबर आपको पता चल रहा है कैसे हमने निकाला है, जैसे कि ये 4s अपन ने लिखा। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्मूला से बनाया, वही 2l + 1 से बनाया। ठीक है, 2l + 1 मतलब s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर आप देखो है ना, 2 × 0 + 1 1 वाली चीज़, इसमें 2 × 2l + 1 वाला होगा। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अगर आप 4p की बात करोगे, ठीक है, 1 सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 4s की बात अपन कर रहे हैं, 2l + 1 फॉर्मूला अपन लगाएंगे। ठीक है, 2l + 1 मतलब l की वैल्यू 0 है, 2 × 0 + 1 दैट इज 1, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 यहाँ पर भरे जा सकते हैं, दैट इज 1 × 2 2। अब 4p के लिए भी करके देख लो कि क्या ये कंसेप्ट हमारा कार्य कर रहा है, बिल्कुल। 2l + 1 यहाँ पर हो जाएगा, p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 × 1 + 1 यानी कि कितना हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 3 × 2, एक कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4d का भी आप निकाल कर देख लो, 2l + 1 यहाँ पर हो जाएगा, किसके लिए, 4d के लिए। l की वैल्यू अब किसके बराबर हो जाएगी मेरी, 2 के बराबर हो जाएगी। d किसके बराबर होता है, 2 के, f 3 के, p आपका जो है 1 के और s 0 के बराबर हो गया, मतलब 0 1 2 3 अपन को चलना था। ये 2 × 2 + 1 यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज 5 5 × 2 10 के बराबर हो जाएगा। फिर मेरा 4f यहाँ पर बचा हुआ है, ये भी मेरा 2l + 1 कंसेप्ट लेगा, 2 × 3 + 1 दैट इज 14 है ना, 7 दूना 14। ठीक है, तो ये टोटल 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉसिबल है ना, इस कक्षक में मैक्सिमम प्रत्येक कक्ष के उपकोष के अंदर। अब उपकोष के अंदर अगर आपको वैल्यू निकालनी होती तो आप l के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है, कक्षक तो यहीं से पता चल गए, n के थ्रू अपन ने कक्षक निकाल लिए। ठीक है, और उपकक्षक या सबशेल निकालने तो वो एजीमुथल थ्रू के नंबर के थ्रू आप निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर है, तो प्रत्येक कक्षक की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिएगा, L = 4 मतलब मेरा जो द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल नंबर है उसका वैल्यू मेरे को 4 दे रखा है और पूछा है कि ml की वैल्यू बताओ। तो मेरे को पता है कि ml की जो वैल्यू होती है -l से लेकर +l के बीच में होती है। ठीक है, -L2 +l यहाँ पर होगी, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, -4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये टोटल मेरे यहाँ पर संभावित वैल्यूज हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज निकलती है इससे। ठीक है, तो ये टोटल मेरी यहाँ पर आप देखेंगे 9 संभावित वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टर्म्स में आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो जो अपन पढ़ रहे थे अफबाउ का नियम, यहाँ पर आपके 3 से 4 नियम है, अफबाउ है, पाउली का नियम है, हुंड का नियम है, तो सब वही अपना पूरा जो क्वांटम नंबर से उसी की बात करते हैं। तो अभी जब अपन स्टार्टिंग में मैग्नीशियम का पूरा पढ़ रहे थे कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s², 2s², 2p6, 3s² होगा, तो वो कैसे बनाया अपन ने, इसके थ्रू बनाया। ठीक है, इसको बनाने का एक तरीका होता है कि आप 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s इन सबको लाइन से लिख लो, एक के नीचे एक बिल्कुल लाइन से। ठीक है, फिर आप p वाला स्टार्ट करो, क्योंकि 4 कक्षक हैं, s, p, d और f उपकोष मेरे हो जाएंगे।
फिर आप क्या करो, 2s से थोड़ा सा, मतलब 2s और 3s को बनाने का तरीका है, क्योंकि ये बनाकर ही आप ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, 1s लिखा, 2s लिखा और 3s लिखा। अब 3s और 2s के जस्ट मिडिल में आपको 2p लिखना है, फिर 3s और 4s के जस्ट मिडिल में आपको 3p लिखना है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में आप ये नंबर लिखेंगे। फिर सेम चीज़ आप किसके लिए करोगे, 3p 4p में 3d लिखोगे। ऐसे करके आपको करना है और इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एरो बनाने हैं, जिसकी वजह से आपका जो है पूरा सही हो जाएगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो इस सिद्धांत का नाम जर्मन शब्द ऑफबीन के नाम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण करना। ठीक है, अफबाउ का सिद्धांत ये निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में कब्जा करने से पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि किसी का विन्यास 4D है, मतलब उससे पहले वो इन सारे कक्षकों से होकर गुजरा है। ठीक है ना, यही वाली चीज़ है। किसी कक्षक की ऊर्जा की गणना मुख्य और द्विगंशी क्वांटम संख्या के योग से यहाँ पर करी जाती है। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो जो हमारा मेन क्वांटम नंबर है प्लस जो एजीमुथल नंबर है, इसके योग से आप टोटल जो है उसकी एनर्जी यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अब कल अपन इसका सीखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, कुछ परमाणु संख्या भी देखेंगे, क्योंकि इसमें 2 से 3 अपवाद है ना। जो एक्सेप्शनल केसेस है वो भी अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जो अपवाद है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल आपका ये हो जाएगा, पाउली का नियम हो जाएगा, हुंड का नियम यहाँ पर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन अपने सेशन को स्टार्ट करके फिर SPDF के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये आप चाहें तो लाइन से देख सकते हो। 1s हो गया, फिर 2s हो गया, फिर अपन यहाँ से जाएंगे 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे करते करते अपन को आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ये इस तरीके से अपना आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, एक बार जितना भी पढ़ा है उसको सभी को रिवाइज आप ज़रूर से कर लेना, क्योंकि ये पूरा जो यूनिट है प्लस फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें आपको यहीं से पूछी जाएगी, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स ही है कुछ इस तरीके से। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।